कहानी शुरू होती है 1976 के सियाम डे से। उत्तर के इलाके में एक अजीब सी लेकिन बहुत पवित्र परंपरा थी। वहाँ पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए बचपन से ही भूत माँ चुनी जाती थी। ये भूत माँ उस बच्चे को बसाती थी और उसके पास कोई और बुरी आत्मा भटक नहीं सकती थी। लेकिन एक शर्त भी थी, जो मिट्टी की ताबीज भूत माँ देती थी उसे 18 साल तक लगातार पहनना पड़ता था। अगर ताबीज उतरा तो बुरी आत्मा ही हमला कर देती थी। इसी परंपरा वाले कबीले की एक लड़की था इंग। बड़ी होने पर उसे टेक्निकल कॉलेज में बुली किया गया, फिर उसे मजबूरन भेज दिया गया समुद्र के बीच में एक छोटे से द्वीप पर बने स्कूल में। ये स्कूल नाम का था। असल में ये लड़कियों के लिए जेल जैसा था। द्वीप पर सिर्फ एक ही आदमी था, पीएन, जो नाव चलाकर लड़कियां लाता था। स्कूल में खाने पीने से लेकर साफ सफाई तक सब कुछ खुद करना पड़ता था। पुरानी लड़कियां आराम करती थी और नई आने वाले बच्चे को सबसे गंदा काम मिलता था, गंदा पानी फेंकना। और यहाँ प्रिंसिपल का आदेश कानून था। पीएन रोज अखबार भी लाता था। उसे पढ़ने का हक सिर्फ प्रिंसिपल को ही था। एक दिन तेज तूफान में पीएन की नाव डूब गई और उसे वहीं रुकने की इजाजत प्रिंसिपल ने उसको मन मार के लाइट हाउस पर रहने दिया। पूरे स्कूल में बिजली नहीं था, सभी मोमबत्तियों के सहारे रहते थे। रात को सोने के लिए बड़ी सी डॉर्मेटरी थी और सबसे खराब हवा लगने वाली खाट इंग को मिली। पहले ही रात किसी की नजर उस पर पड़ी, लेकिन जब इंग ने देखा वहाँ कोई नहीं था। वो वॉशरूम गई और तभी अचानक उसके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया गया। ये वेलकम रियाज था। ये काम किया था एम ने। वो डरपोक थी क्योंकि स्कूल की गुंडा लड़की ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। इंग बोली ये गलत है, तो एम डरते हुए बोली आगे से मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन इंग ने एम का काम खुद संभाल लिया। उसे पानी भरना पड़ता था और पुरानी लोहे की सेन से उसे हाथ में कट लग गया। पीएन ने देखा और तुरंत कपड़ा फाड़कर उसकी पट्टी बांध दी। वो इंग का पहला दोस्त बन गया। रात में एम ने इंग की पट्टी देख ली और उसे जलन हुई क्योंकि एम पहले से पीएन को पसंद करती थी। आधी रात एम चुपके से आई और पट्टी काट दी। ये हरकत भूत माँ को नाराज कर गई। जो भी इंग को चोट पहुंचाता भूत माँ प्रकट हो जाती थी। एम को कुछ छाया सा दिखा, पर पलटकर देखा दरवाजा बंद था। उसे लगा शायद भ्रम होगा, लेकिन भूत माँ सचमुच वहाँ थी। एम ने हिम्मत दिखाते हुए उस छाया का पीछा किया और कोने तक पहुँचते ही चीखी। उसकी चीख पूरा हल बुझ गया। अगले दिन एम ने लकड़ी के नक्काशी की क्लास में अपनी सहेलियों को कहा, जो कल रात दिखा था वो इंग थी। किस्तान में इंग के हाथ से नक्काशी की छुरी एम की दोस्त को लग गई। बस यही से दुश्मनी शुरू हो गई। क्लास में कोई इंग का साथ नहीं देता, सिर्फ एम बाद में चुपचाप उसकी मदद करती क्योंकि वो भी उसी उत्तर वाले कबीले की लड़की थी। धीरे धीरे इनको पता चला एम और उसकी सहेलियों की गैंग बहुत ही दबंग है और प्रिंसिपल भी इन्हें कुछ नहीं कहती। इंग चाहे जितना चाहती रही, पर उसके अंदर का दर्द किसी को नहीं पता था। इसलिए स्कूल में भी उसे बुली किया गया और खुद को बचाने के लिए उसने किसी को कांच से घायल कर दिया था। यह भी उसे सबसे कठिन काम, सबसे पहले उठना और रोजाना एम की दोस्तों से तंग होना पड़ता था। एक दिन उन्होंने जबरदस्ती उसके लंबे बाल काट दिए। ये देखकर भूत माँ बुरी तरह नाराज हो गई। रात में जब इंग बाल संवर रही थी, उसे जमीन पर कटे हुए सफेद बाल दिखाई दिए। इंग ने धीरे से उठाया और भूत माँ का असली रूप उसके पीछे खड़ा था। लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। सच तो ये था, भूत माँ पूरे समय उसके पास ही खड़ी थी। इंग के कटे हुए बाल जमीन पर पड़े थे। ये देखकर एम समझ गई कल रात उसने जो भी देखा ये सच था। उसके कंधे पर भूत माँ की वैसा ही निशान था और उत्तर वाले कबीले की लड़की होने के नाते एम सब समझ गई। ये वो ही पुराना अनुष्ठान वाला निशान था। लेकिन जल्दी ही स्कूल की गुंडा लड़कियों ने एम को पकड़कर जबरदस्ती पूछताछ शुरू कर दी। घबराकर एम ने सब सच बता दिया। कोषमादार, ताबीज, कबीले की परंपरा, सब कुछ बता दिया। फिर उसने अपना कंधा भी दिखाया, जहाँ बचपन में उसका भी वही घाव बना था, क्योंकि गंदा पानी फेंकने वाली वही थी और उसने भी बचपन में वही अनुष्ठान झेला था। इस अनुष्ठान में बड़े लोग मिट्टी से बने बूटे का शरीर खा जाते थे और जैसे ही बच्चा डर कर रोता, वो लोग उस मिट्टी का शीर बाहर निकल देते थे। तभी माना जाता था कि रिवाज पूरी हुआ। लेकिन जिन बच्चों पर ये रिवाज नहीं किया जाता, उन्हें भूत उठा ले जाते थे या जिंदगी भर पीछा करते रहते थे। एम को लगा कि शायद इंग ने रिवाज नहीं किया था। उसकी साथी जो दक्षिण की लड़की थी, उसे ये बात छूत लगने लगी। अगली सुबह तीनों गुंडा लड़कियों फिर एकजुट होकर इंग पर टूट पड़ी। उसे जमीन पर पटकर रगड़ा और कोशिश करने लगी कि पोस्टमार्टम कहीं पास दिखाई दे जाए। लेकिन इंग बस एक सामान्य लड़की की तरह अपनी जिंदगी नए से शुरू करना चाहती थी। वो किसी मुसीबत को जन्म नहीं देना चाहती थी। उसी रात वो सीधे पीएन के पास लाइट हाउस में पहुंच गई। उसने रोते हुए कहा, कृपया मुझे यहाँ से ले चलो, मैं बस नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन पीएन भी उस तूफानी रात में द्वीप से बाहर नहीं जा सकता था। उसकी ये बात सुनकर इंग की सारी उम्मीद उठ गई। वो धीरे धीरे वापस हॉस्टल लौट रही थी, तभी एम ने उसे देख लिया। अगले दिन एम ने पूरा मामला प्रिंसिपल को बता दिया। प्रिंसिपल ने सबके सामने इंग को जोरदार थप्पड़ मारा, क्योंकि यह लड़का लड़की का अकेले मिलना सख्त मना था और ऐसी गलती की सजा सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होती थी। उधर एम अंदर से काफी खुश था, क्योंकि इंग पर फिर से मुसीबत आई थी। इनकी हर तकलीफ का बदला घोषमादार उसे दुगना लुटाएगी। कुछ दिनों तक ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रिंसिपल खुद रात में निगरानी करने लगा, लेकिन घोषमादार की चेतावनी उसे भी नहीं रोक पाई। एक रात घोषमादार ने प्रिंसिपल को लड़कियों के हॉस्टल के बाहर जोर से धक्का दिया। उसकी आवाज गूंजी, मेरे बच्चे का दर्द महसूस करो। प्रिंसिपल डर से कांप उठा। उसकी गर्दन पर भी वही खरोच बन गई। कुछ देर बाद लड़कियों हॉस्टल में वापस आई और फिर उन्होंने शक करना शुरू किया, क्या ये सब इंग ने किया है। उन्होंने एम को भी साथ घसीट लिया और बाथरूम जाने के बहाने इंग के पलंग के नीचे से छिपा एक लोहे का डिब्बा
ढूंढ निकाला। उसमें इनकी बचपन वाली तस्वीरें थी और एक लकड़ी का सोना डिब्बा था। उसे खोला तो अंदर एक सही सलामत मिट्टी की गुड़िया मिली। ये देखकर सभी चौंक गई, क्योंकि एम के पास तो सिर्फ मिट्टी का शेर ही था। इसका मतलब था इंग ने भी नुकसान किया था, लेकिन उसका तरीका पूरी तरह अलग था। उस दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक शाम इंग अकेली पिछले वाले पहाड़ पर बैठी थी। एम और उसकी दूसरे साथी उसे ढूंढने पहुंच गया। दोनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और एक सुनसान बहुत पुराने छोड़ दिए गए कुएं के पास ले गए। धीरे धीरे उसे धक्का देते हुए वो लोग इंग को कुएं में गिराने लगी। उसी दिन द्वीप की शांति पूरी तरह खत्म हो गई। वापस आकर उन्होंने झूठ बोला, इंग भाग गई है। हमने एक दिन की रात खोजा पर नहीं मिली, जबकि उसी समय इंग कुएं में फंसी सीख कर मदद मांग रही थी। पर तूफान की आवाज उसकी पुकार को निगल गई और तभी कोषमादार पहली बार सीधे उसके सामने प्रकट हुई। पानी की सतह में इंग ने उसका असली रूप देखा। उधर पीएन भी उसे ढूंढ रहा था। दूर से उसे एक लड़की की परछाई दिखी। वो कोषमादार थी, जो उसे इंग तक रास्ता दिखाने आई थी। जब दोनों वापस लौटे सुबह हो चुकी थी। व्यायाम के समय एम और उसकी गुंडे वाली दोस्त डर से कांपने लगी। तभी एक लड़की चिल्लाकर बोली वो पीएन से मिलने गई थी। इंग ने विरोध किया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रिंसिपल, जो हमेशा गुंडा लड़कियों का साथ देता था, फिर वही बोला कोई सबूत नहीं, मामला खत्म। हॉस्टल में फिर वही हुआ। सिर्फ एम ही चुपके से इंग को सहारा दे पाई। मैं अकेली हूँ, इंग रोते हुए बोली, लेकिन एम ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब एक बड़ा राज खुलने वाला था, इनका असली पहचान। इंग जब छोटी थी एक बार अकेली जंगल में खेलने गई। खेलते खेलते उसकी नजर एक बड़े पेड़ के नीचे पड़ी शीश पर गई। वहाँ मिट्टी की गुड़िया का शरीर पड़ा था। जिज्ञासा में वो उसके पास गई। उसने अपनी जेब से अपनी मिट्टी वाली गुड़िया का सील निकाला और मजे में दोनों को जड़कर एक पूरा गुड्डा बना दिया। उसे क्या पता था यही एक गलती ने उसकी किस्मत पूरी तरह बदल दी, क्योंकि जिस गुड़िया का शरीर उसने उठाया था वो किसी दूसरी कोषमादार से जुड़ा हुआ था। यानी इंग पर बचपन से ही एक गलत भूत माँ का कब्जा हो गया था, इसलिए वो हमेशा दूसरों से अलग थी। उसी समय अचानक एक जोड़ा बच्चे चुराने वाला पति पत्नी जंगल में आ गई। उन्होंने इनको पकड़कर उठाया और उसे जबरदस्ती ले जाने लगे। लेकिन बुरा करने वालों का बुरा ही हाल होता है। थोड़ा आगे भागते ही पीछे चल रही पत्नी अचानक गायब हो गई। आदमी ने ऊपर देखा जैसे कोई आवाज शाखा से आ रहा था और अगले ही पल वो महिला ऊपर से गिरकर जमीन पर जा गिरी, जिसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी हुई थी। ये देखकर पति की आंखें डर से सुन्न हो गई। वो वही का वही अंधा हो गया। कोषमादार ने उसे भी बेरहमी से खत्म कर दिया। कुछ घंटे बाद इनके माता पिता उसे ढूंढे वहाँ पहुंचे। इंग बिल्कुल सुरक्षित थी, लेकिन उन अपहरण करने वाला कोई मौत इतनी भयानक थी कि कोई भी देखकर कांप जाए। यही थी इनका छिपा हुआ सच, जो दुनिया को नहीं पता है। अब कोषमादार पूरी तरह प्रतिशोध लेने के लिए तैयार थी। उस रात स्कूल की गुंडा गैंग की दूसरी लड़की बिस्तर पर सो रही थी। कोषमादार उसकी तरफ बढ़ी, दोनों हाथों में उसका गला दबाया और उसे हवा में उठा लिया। इंग बस खड़ी थी, उसकी आंखों में न डर था न कोई भाव। वो चुपचाप उसे मरते हुए देखती रही। अगली सुबह उस लड़की की लाश शो के कुएं के पास मिली। उसका शरीर 2 हिस्सों में मुड़ा हुआ था। जब इंग हॉस्टल में दाखिल हुई सभी स्टूडेंट डर से बैठ गई। सिर्फ एम ही सामने आई। वो इंग को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ बीच में ही रुक जाती है, जैसे कोई उद्देश्य ताकत उसे रोक लेती है। अब स्कूल की कोई भी लड़की अपने बिस्तर पर अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर पाती। सब कोने में एक साथ चादर ओढ़कर बैठकर सोती है। उधर एम और उसकी सहेलियां चुपके से प्रिंसिपल के गोदाम में घुस गई। वो पुराने न्यूज़पेपर ढूंढ रही थी जो पीएन रोज लाता था। आखिरकार उन्हें जवाब मिल गया। अखबार में लिखा था पिछले स्कूल में इंग को बुली करने के बाद 30 लोग, जिसमें स्कूल के गार्ड और कुत्ते तक शामिल थे, सब रहस्यमयी तरीके से मारे गए थे। सिर्फ इंग जिंदा बची थी, इसलिए उसे इस दूर वाले स्कूल में भेज दिया गया। उधर प्रिंसिपल अब बेकाबू हो चुका था। उसने गुस्से में कहा, इंग मेरे सामने मत दिखना, आज से तू इस स्कूल में नहीं रह सकती। एम को ये बातें पता चली तो वो पीएन के पास गई। वो उसे अपनी कहानी बताना चाहती थी ताकि उसे मनाकर द्वीप से भाग सके, लेकिन पीएन उसे ध्यान नहीं देता। एम का डील टूट गया, लेकिन उसकी मजबूरी भी बड़ी थी। 3 साल पहले जब एम पहली बार यहाँ आई थी, प्रिंसिपल उसे रोज अपनी ऑफिस में डांटती थी। फिर उस पर झूठा केस डाल दिया गया पिता की हत्या की कोशिश की केस में, और उसे 7 साल की सजा मिल गई। असल में एम गोद ली हुई थी और उसके साथ घर में गलत काम होने वाला था। उसी से बचने की कोशिश में उसके ऊपर ये केस डाल दिया गया। ये सुनकर भी प्रिंसिपल का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एम से वादा किया, सबको काबू में रखने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें 3 साल में आजाद कर दूंगी। यही वजह थी कि एम प्रिंसिपल की चापलूस बनी रहती थी और अच्छी लड़कियों को दबाती थी। उस रात एम उठी तो देखा चारों तरफ कोई नहीं था। गोलियारे में गुंडों वाले एक तीसरी लड़की फांसी पर लटकी हुई थी। एम ने सी पड़ी। वो दौड़कर हॉस्टल की तरफ भागी, लेकिन वहाँ और भी डरावनी चीजें हो रही थी। पूरे स्कूल में लड़कों की लाशें पड़ी थी, बिल्कुल वैसा ही दृश्य जैसे उस न्यूज़पेपर में लिखा था। एम फिर सीखी और भागती हुई बाहर निकली और तभी वो अचानक दूसरी जगह पहुंच गई जहां उसने पीएन को देखा। लेकिन ये सब एक डरावना सपना था। असल में सभी लड़कियों अभी भी कोने में बैठी कांप रही थी। उधर प्रिंसिपल ने इनकी फाइल खोलकर पढ़ी। उसमें लिखा था अगर समय पर सुधार नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो प्रिंसिपल के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। तूफान के कारण कोई भी द्वीप से बाहर नहीं जा सकता था। उसने सोचा इससे पहले कि सरकार कुछ करे, मैं ही इनको खत्म कर देता हूँ। वो चाकू लेकर सोते हुए इनके पास पहुंचा। उसे लगा कि उसने काम पूरा कर लिया, लेकिन ऑफिस लौटते ही वही इंग उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। उसी पल कोषमादार ने प्रिंसिपल के शरीर पर कब्जा कर लिया और उसी ने खुद को चाकू मारकर खत्म कर दिया।
इंग चुपचाप उसकी फल उठाती है और उसे पूरी तरह जला देती है। कहानी धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रही होती है। थोड़ी देर के बाद एम ऑफिस पहुंचती है। प्रिंसिपल मर चुका था और मेज पर एक नया कागज रखा था। श्रीराम सरकार की ओर से किशोर रिहाई आदेश। इसमें लिखा था, पुरानी सरकार हट चुकी है, देश में अव्यवस्था है, इसलिए सभी किशोर कैदियों को रिहा किया जा रहा है और उन्हें सामुदायिक सभा में भेजा जा रहा है। अब सभी को समझ आया प्रिंसिपल ने ये आदेश क्यों सिपाया था। वो इन लड़कियों को कैदी बनाकर अपने स्कूल पर पूरी शक्ति चलाना चाहती थी। प्रिंसिपल को मारने के बाद इंग अचानक गायब हो गई। वो सीधा उस लकड़ी के घर में पहुंची जहाँ पीएन अकेले रहता था। वहाँ जाकर उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि उसे फिर से चोट लगी। उधर एम, जो इंग के अंदर की घोस्ट मदर को खत्म करना चाहती थी, उसे इंग की मिट्टी वाली गुड़िया ढूंढ निकाली। वही गुड़िया जिसमें घोस्ट मदर की शक्ति बंदी थी। एम को लगा कि अगर ये गुड़िया तोड़ दी जाए तो इंग आजाद हो जाएगी, लेकिन चाहे जितनी जोर से घिसो तोड़ो पत्थर से मारो, गुड़िया टूट ही नहीं रही थी। इसी बीच लकड़ी के घर में पीएन ने कांच के पीछे घोस्ट मदर की परछाई देख ली। लग रहा था कि जैसे कुछ होने वाला हो। अगले ही पल वो स्कूल पहुंचा और उसके हाथ में एक पुराना पेपर था। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया कि इंग एक साधारण लड़की नहीं है। जैसे ही पीएन सबको शांत रहने के लिए कहता है, पीछे से इंग और घोस्ट मदर वहाँ आ जाती है। कोई ताला, कोई दरवाजा उन्हें रोक नहीं सकता। इनकी आंखों में पीएन के लिए नाराजगी और निराश थी। लेकिन तभी हमेशा चुप रहने वाली ठाट बुली अचानक एक बर्तन फेंक देती है और इनका गुस्सा भड़क उठता है। घोस्ट मदर सामने आती है और सबके सामने ठाट बुली का सिर मोड़कर उसकी जान ले लेती है। बाकी लड़कियां डर से पाथर बन जाती है, क्योंकि हमला तो सिर्फ उसी ने किया था। अब पीएन एम को वापस लकड़ी के घर में ले गया और उसे एक कमरे में छिपा दिया, लेकिन अंदर एम बहिश पड़ी थी। पीएन दौड़कर गोदाम पहुंचा, इंजन चालू किया और पहली बार पूरी द्वीप पर लाइट हाउस की रोशनी जल उठी। इसी रोशनी को देखकर इंग गुस्से में वहाँ पहुंची। एम धीरे से उसके पास आई, उसका कान में कुछ कहा और तभी इंग ने चाकू उसकी तरफ मोड़ दिया, लेकिन ठीक उसी समय पीएन पीछे से उसे रोक लेता है। अब इंग ने एम को मारने का फैसला कर लिया। दोनों लड़ते लड़ते नीचे समुद्र में गिरते हैं, इसलिए बच भी जाते हैं। सुबह दोनों होश में आते हैं। इंग फिर एम को मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन एम खुद ही चाकू की तरफ झुक जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एम उसे पलट देती है, लेकिन अगला पल सबसे बड़ा ट्विस्ट था। एम ने इंग पर हमला किया ही नहीं, वो बदलना चाहती थी, सही बनना चाहती थी। उधर दूर से क्रूज शिप का हॉर्न सुनाई देता है। सेना आ रही थी। एम जानती थी कि अब नई सरकार इंग को सजा देगी, इसलिए उसने इंग को छोड़ दिया, लेकिन यही इंग का अंतिम दाव था। उन्हें पता था एम उसे चोट नहीं पहुंचाएगी। इंग ने पास पड़ी टूटी बोतल उठाई और अपने ही गले में घोंप दी। वो पूरी तरह घोस्ट मदर को खुद में समर्पित कर चुकी थी। अचानक आधी चलने लगी, रेत उड़ने लगी। घोस्ट मदर का असली रूप सबके सामने आ गया और फिर दोनों इंग और घोस्ट मदर बहती रेत में गायब हो गई। एम ये सब देखकर कांप गई। जब पुलिस आई, उन्हें वहाँ से पीएन की लाश मिली और एम के हाथ में चाकू था। एम कितनी भी समझाती रही, किसी ने एक शब्द नहीं सुना। थोड़ी देर बाद बाकी जीवित लड़कियां वहाँ पहुंची और तभी घोस्ट मदर ने एम से कहा, मैं तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रही थी, आज तुम मेरी लाश वापस करोगी। मैं इंग नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एम चाहती थी कि बाकी लड़कियां गवा दे, सच बोले, लेकिन वो सब सालों से डर में जी रही थी, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। आखिर में एम ने कहा, यहाँ कभी कोई इंसान था ही नहीं, सब कुछ तुमने नष्ट किया, तुमने ही हमें राक्षस बनाया। घोस्ट मदर शुभ हो गई और ये इनका अंतिम बदला था। प्रिंसिपल मरा, थर्ड बुली मरी, पीएन मरा, सेकंड बुली पहले ही मर चुकी थी और पता नहीं इन 3 सालों में उन्होंने कितनी लड़कियों को खत्म कर दिया। और इसी तरह इस मूवी का अंत होता है। तो दोस्तों, ये थी होस्ट मूवी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई नई कहानी के साथ।